ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर बैठ तो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे एक दिन भी चैन से न बैठने दिया। अंग्रेज अपने सारे मददगारों और वफादारों को एक एक कर रास्ते के कांटे जैसा हटाते जा रहे थे। मुर्शिदाबाद का पूरा खजाना हड़प लेने के बाद भी वो मीर जाफर पर और धन भेजने का दबाव डालते रहे। आखिर तंग आकर मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा कि वो सारी बातों को साफ कराए। लेकिन कलकत्ते पहुंचने पर अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ कुछ दूसरा ही खेल खेला। हे, तुम कैसा आदमी है? अभी तक तुमको मीर जाफर ने कुछ नहीं बनाया और तुम खामोश बैठा है। वो मेरे ससुर हैं, मैं उनसे भला क्या कहूँ? नो 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 नो, सियासत में कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। देखो, हम तुमको समझाता है जी। तुम जवान है, समझदार है, होशियार है। हम तुम्हारा मदद करेगा, तुम हमारा मदद करोगे। लेकिन कैसे? हम तुमको मुर्शिदाबाद में वजीर आजम के ओहदे पर बैठाएगा। जी। नवाब का सारा पावर इख्तियार तुमको मिलेगा, तुम राज करेगा। और मीर जाफर? डरो नहीं, डरो नहीं, मीर जाफर को कुछ नहीं होगा। हम उसको बंगाल का सूबेदार बनाकर रखेगा। वो बस नाम के लिए सूखा सूखा सूबेदार होगा। हम उसको खर्च के वास्ते एक सालाना रकम बतौर पेंशन देगा। लेकिन मीर जाफर की जान को कोई खतरा तो ना होगा ना? इसका वादा करेंगे आप? ये देखो, देखो इसे। जी। ये इकरारनामा हमने तैयार किया है। इसमें सारी बातें लिखी है, पढ़ लो। मंजूर हो तो दस्तखत कर दो। पेंशन, फौजी मदद, ठीक है। मुझे कलम दीजिए, मैं दस्तखत करूंगा। ये लो। मीर कासिम अभी कलकत्ते में था। अंग्रेजों ने अपने 3 अफसर तुरंत मुर्शिदाबाद रवाना कर दिए ताकि वो जाकर मीर जाफर को सारी बातें समझा दें। लेकिन मीर जाफर ने जब मीर कासिम और अंग्रेजों की शर्तों की बात सुनी तो वो घबरा गया और उसने गद्दी सौंपने से इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज कब डरने वाले थे। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से कुछ घंटे पहले कंपनी की सेना ने अचानक मीर जाफर को महल में सोते हुए जा घेरा। जब मीर जाफर सोकर उठा और उसने सारा नजारा देखा तो उसे अंग्रेजों की नीयत समझने में देर नहीं लगी। उस वक्त मीर जाफर को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। या खुदा,
ये क्या हो गया सब? जिस हुकूमत को मैंने धोखे, फरेब और दगाबाजी जैसे जलील काम करके हासिल किया, वो हुकूमत मेरे किस काम आई? मैंने अपना ज़मीर बेचकर जिन अंग्रेजों का साथ दिया, उनसे बदले में मुझे क्या इनाम मिला? जिन लोगों के हाथों मैंने अपना मुल्क बेचा, वो लोग ही आज मुझे डरा रहे हैं। बेचारे सिराज ने कितने कितने हसरत भरे अल्फाज में मुझसे अपनी पगड़ी की लाश रखने की इल्तिजा की थी। काश मैं अपने उस बच्चे के लिए उस वक्त वफादार रहा होता। आज मेरी हालत बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। ये गुस्ताख फिरंगी पलासी से लेकर कल तक मुझ पर हुक्म चलाते रहे। मुझे अब धमकी देकर गद्दी से उतारना चाहते हैं। इन्होंने मुझे एक दिन भी चैन से न बैठने दिया। अगर मैंने पलासी के मैदान में इन गुस्ताखों को शिकस्त देने का सेहरा बांध लिया होता, तो आज मेरे हाथों में सही हुकूमत होती। मेरा नाम इज्जत से लिया जाता। मेरा मुल्क फिरंगियों के हाथों में जाने से बच गया होता। इस खिड़की के बाहर मुझे ये जो लाल वर्दी वाले सिपाहियों ने घेर रखा है, इनके इरादे साफ हैं। अगर मैंने गद्दी खाली न की तो ये मुझे जान से मार देंगे। मेरे ही दामाद मीर कासिम ने मेरे साथ दगा किया। वाह रे खुदा, तेरे इंसाफ का भी जवाब नहीं। जो कुछ मैंने अपने रिश्तेदार सिराजुद्दौला के साथ किया, उसका वैसा ही बदला कितनी जल्दी मुझे दे दिया। और मीर जाफर को गद्दी से हटाकर कलकत्ते भेज दिया गया। उसकी जगह मीर कासिम को सूबेदारी की गद्दी पर बिठा दिया गया। इस तरह अंग्रेजों ने बंगाल में अपने पैर जमा लिए। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल अवध के नवाबों की हार हुई और कंपनी की सेना की जीत हुई। बंगाल से शाह आलम का कब्जा हट गया। कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपया हर्जाना देने के लिए मजबूर कर दिया। साथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम लिखवा ली। जाहिर था कि अंग्रेजों को इन प्रदेशों में मालगुजारी वसूल करने और दीवानी के मामले निपटाने का अधिकार मिल गया था। अंग्रेजों ने बंगाल में तो अपने पैर जमा लिए थे, लेकिन दक्षिण में उनके लिए पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। उस समय हैदर अली वहां उनकी आंखों का कांटा बना हुआ था। देखा वीरయ్య। हाँ कृष्णయ్య,
हमारे हैदर अली ने मराठों की फौज को मार भगाया। हाँ? हाँ भाई, हैदर अली का लोहा तो मैं भी मान गया, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि अब हमारे कर्नाटक पर मराठों का राज होगा। होता, जरूर होता। वो तो यूं कहो कि हैदर अली ने खांडे राव की सारी चाल नाकाम कर दी। धीरे बोल, धीरे बोल। रियासत के प्रधानमंत्री खांडे राव के खिलाफ सोच समझ कर बोल, किसी ने सुन लिया तो। अरे सुन लेगा तो क्या करे लेगा। अब खांडे राव मैसूर का प्रधानमंत्री नहीं राजे, उसकी गद्दारी का राज खुल गए। कृष्णैया, ये तो क्या कह रहा है? खांडे राव और गद्दार? हाँ वीरैया, मराठों से गुपचुप मिलकर यह हमला उसी ने कराया था। वो तो हैदर अली ना होता तो समझो खांडे राव अपने खेल में जीत जाता जी। तू ठीक कहता, पर यह सब इसलिए हुआ कि हमारा राजा कुछ करता ही नहीं। तू ही बता, जो राजा रात दिन पूजा पाठ में लगा रहे और रियासत का कामकाज ही न देखे, तो उसके मंत्री और प्रधानमंत्री सारी यही साजिशें करेंगे कि नहीं? और हमारा ये राजा नंदीराज यूं भी साल में सिर्फ 2-4 बार प्रजा के सामने आता जी। राजा अगर प्रजा से नहीं मिलेगा तो उसके सुख दुख का राजा को कैसे पता चलेगा? यही बात। थोड़ी देर इधर बैठ। दो कश तंबाकू हो जाएगा। ये ले। मजा आ गया ना? बैठ खड़ा जो है। बैठ। हाँ, हो जा। लेकिन इतने दिनों से तो राजा नंदीराज बहुत काम करता जी। क्यों वीरैया? उसे जैसे पता चला कि मराठों का हमला खांडे राव के कारण हुआ, तो उसने खांडे राव को फौरन बाहर निकाल दिया। अच्छा किया, विश्वासघाती को तो जितनी सजा दी जाए कम। हाँ, और हैदर अली को राजा ने अब प्रधान सेनापति से प्रधानमंत्री बना दिया। ये भी अच्छा किया। हैदर अली को उसकी बहादुरी का इनाम तो मिलना चाहिए। ले फूंक लगा। अच्छा, जोर से खींच ना। वीरैया, कृष्णैया, जो भी हो, हैदर अली वाकई शेर जी। बहुत बहादुर आदमी। अरे कृष्णैया, ये हैदर अली का नाम इधर ही कुछ सालों से सुन रहे हैं। ये कौन है, कहाँ से आया है? बता, मालूम? मैं ज्यादा तो नहीं जानते जी, पर हाँ सुना है एक फकीर का बेटा जी। इसको घुड़सवारी, निशानेबाजी, हथियार चलाना, लड़ाई के दांव पेच, ये सब सीखने का बचपन से शौक था। वाह 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 वाह, तब तो उससे बड़ा बहादुर हो ही नहीं सकता। उसको तो बहादुर बनना ही था। हाँ वीरैया, हैदर अली का एक चचेरा भाई था। वो मैसूर की फौज में नायक था जी। जब हैदर अली जवान हुआ तो अपने मैसूर की फौज में भर्ती हो गया, और देखो अपनी बहादुरी के बल पर बढ़ते बढ़ते प्रधान सेनापति बना जी। अच्छा, और आज वो रियासत का प्रधानमंत्री बन गया। वाह वाह कृष्णैया, तब तो सचमुच का शेर है वो। अच्छा, मैं चलते, काम पर जाना जी। मैसूर का शासक उस समय नाम मात्र के लिए होता था। जाहिर है असली शासक हैदर अली ही बन गया था। कुछ समय बाद दिल्ली के मुगल सम्राट ने हैदर अली को मैसूर के पास सीरा प्रांत का सूबेदार बना दिया। अंग्रेजों को हैदर अली की ताकत का बढ़ना खतरनाक महसूस हुआ। उन्होंने कर्नाटक पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया। तब हैदर अली ने अंग्रेजों पर हमला करके सारे किले छीन लिए। हैदर अली का बेटा फतेह अली टीपू भी बचपन से युद्ध कला सीखने लगा था।
अंग्रेजों से जब हैदर अली ने युद्ध किया, टीपू की उम्र 18 वर्ष थी। तब टीपू भी अपने पिता के साथ युद्ध भूमि में लड़ने लगा था। कर्नाटक के किले अंग्रेजों से वापस लेने के बाद हैदर अली ने टीपू को 5000 सैनिकों के साथ मद्रास भेजा, जहां अंग्रेजों का जमाव था। टीपू ने मद्रास से 5 किलोमीटर दूर सेंट टॉमस नामक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और आसपास का अंग्रेजी इलाका भी अपने अधीन कर लिया। हाँ कृष्णैया, तूने कुछ सुना जे? नहीं जे, कोई नई खबर? हाँ, कहते ना, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। ला, ये तो पुरानी खबर। कृष्णैया, तू टीपू की बात कर रहा है ना? हाँ, लेकिन तुझको कैसे मालूम? क्योंकि तू शेर है तो मैं सवा शेर। हाँ, अब तुझे मैं एक नई खबर सुनाता है। बोल। हैदर अली और टीपू ने मद्रास के किले पर हमला कर दिया। हाँ? वो तो अंग्रेजों ने सुलह कर ली, वरना उनका सफाया हो जाता। मालूम मेरे को मालूम। पुरानी खबर जी। अच्छा। बदला निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा तो बता कि मद्रास के किले के फाटक पर हैदर ने कौन सा चित्र बनवाया? चित्र जी? हाँ, चित्र। कौन सा चित्र जी? हाँ, देखा। अब सुन ये नई खबर। हाँ। मद्रास किले के फाटक पर हैदर अली ने चित्र बनवाया। उसमें हैदर अली एक शमियाने के नीचे तोपों के ढेर पर बैठा है। पीछे की तरफ किला है, उसकी फसील पर गवर्नर और उसकी काउंसिल के सारे अंग्रेज घुटनों के बल बैठे हैं। हैदर अली के सामने अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह। हैदर के सामने अंग्रेज दूत, 2 दूत घुटने टेक कर उनके सामने बैठे हैं। हाँ? और एक दूत के नाक की जगह हाथी का सूंड बना है जी। हैदर अली उस सूंड को पकड़े हैं और सूंड से अशरफियां खन 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 गिर रही है। अयो रामा, वाह भाई वाह, मजा आ गया है ना? लेकिन वीरैया, बोल कृष्णैया। मैंने सुना कि आजकल हैदर अली नाना फडणवीस के मराठी फौजों के साथ मुल्क से अंग्रेजों को कदेड़ने में लगा। इसमें अचरज की क्या बात जी? पेशवा दरबार का नाना फडणवीस बड़ा ही चतुर और दूरदर्शी आदमी है। अगर दोनों ने ठान ली है तो वो अपने इरादों में जरूर कामयाब होगा। हाँ जी, हाँ जी। पर शर्त यही है जी, कोई विश्वासघाती पैदा ना हो जाए। हाँ कृष्णैया, बस हमारे मुल्क का यही कमजोरी। चलो देखते हैं क्या होता है। आजकल तो हैदर अली का बेटा टीपू भी शेर की तरह जंग में दौड़ने लगा जी। अरे भाई, शेर का बेटा शेर ही तो होगा। और सवा शेर कहो, सवा शेर। अरे कृष्णैया। रात का वक्त था। टीपू अपने डेरे पर अभी आराम करने लेटा ही था कि एक पहरेदार ने हैदर अली के मंत्री कृष्ण राव का एक जरूरी खत ला कर दिया, जिसे आरकाट से एक हरकारा लाया था। कृष्ण राव का जरूरी खत। आर्नी विजय के बाद हुजूर हैदर अली साहब की कमर में फोड़ा निकल आया था। पहले उन्होंने ख्याल नहीं किया। उस तकलीफ के बाद उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। आखिर जब तकलीफ बढ़ गई तो हम उन्हें लेकर आरकाट आ गए। हम आपको खबर देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना किया। हुजूर कहते थे कि ज़रा सी बात का तूफ़ान मत बनाओ, टीपू परेशान हो जाएगा। उसे अभी खबर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तब से न जाने कितने वैद्य हकीमों का इलाज हो चुका है, सारी दवाएं बेकार साबित हो चुकी हैं। तकलीफ
बेहद बढ़ गई है। हकीमों का कहना है कि हुजूर अब चंद दिनों के अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। आप खत देखते ही चले आइए। वो हर पल आपके नाम की रट लगाए हैं। उन्हें जैसे ही होश आता है ये पूछते हैं, टीपू आया? उफ। अब्बू, मैं आ रहा हूं अब्बू। अब्बू, आपको कुछ नहीं होगा अब्बू। टीपू आ रहा है। टीपू रात दिन घोड़ा दौड़ाता हुआ आरकाट पहुंचा, लेकिन किले के अंदर पहुंचकर उसे अजीब सन्नाटा सा महसूस हुआ। मंत्री कृष्णराव और पूर्णिया तुरंत आ गए। उनके झुके हुए सिर, आंसू भरी आंखों ने हैदर अली की मृत्यु का समाचार दिया तो टीपू बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ा। हैदर अली के बाद मैसूर का शासक उसका बेटा टीपू बना, जो इतिहास में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुआ। टीपू ने 2 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। तब सन 1784 में टीपू और कंपनी के बीच संधि हो गई। कंपनी ने वादा किया कि आइंदा हम कभी मैसूर राज्य में दखल न देंगे और टीपू सुल्तान के साथ दोस्ती बनाकर रखेंगे। कृष्णराव जी, मेरी तरफ से पूरे मैसूर राज्य में एक हुक्म जारी करवा दीजिए। लिखिए, टीपू के राज में कोई पटेल, जमींदार या सरकारी अफसर रियाया के किसी आदमी से किसी तरह की बेगार न ले, उसकी मर्जी के खिलाफ काम न कराए। अगर कोई सरकारी मुलाजिम रियाया पर किसी तरह का जुल्म करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हर गांव के लोग अपने यहाँ के सभी आपसी झगड़े पंचायत में तय करें। इसका उनको इख्तियार दिया जाता है और इस मामले में कोई सरकारी मुलाजिम दखल न दे। ठीक है ना कृष्णराव जी? जी, इससे रियाया बहुत खुश होगी। और हाँ, हमने सिंचाई के लिए जो बांध बनवाया है वहां एक पत्थर पर हमारा हुक्म लिखवा दें, और वो हुक्म भी लिख लें आप। जी, फरमाइए। इस बांध की तैयारी में हुकूमत ने लाखों रुपए खर्च किए, जो सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च किए गए हैं। सिवाय इस समय की पुरानी या नई खेती बाड़ी के कोई किसान अगर इस बांध के पानी की मदद से परती जमीन पर खेती करेगा तो वो जमीन उसके वारिसों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी उस वक्त तक बहाल रहेगी जब तक जमीन आसमान कायम है। अगर कोई शख्स इसमें रुकावट डालेगा तो वो कमीना, शैतान, इंसान का दुश्मन और किसान भाइयों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन माना जाएगा। बेशक। ठीक है जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज पूर्णिया जी के यहाँ हवन है।
क्यों वीरैया? हाँ कृष्णैया, अब तो खुश हो? टीपू के राज में अमन चैन है ना जी? हाँ कृष्णैया, ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें टीपू जैसा शासक मिला। सुना है टीपू बड़ा ही सीधा साधा है, सादी जिंदगी जीता है, शराब और नशीली चीजों को तो हाथ तक नहीं लगाता। ठीक है सुना जी, बिल्कुल ठीक सुना वीरैया। टीपू की जिंदगी एक खुली किताब जी, चरित्र का इतना पक्का कि एक बार लड़ाई में कुछ अंग्रेजों और तेज के साथ फौज के हाथ लग गई तो टीपू ने उन सबको पालकियों में बैठाकर जे खड़े पैरे के अंदर अंग्रेजों के डेरे पर भिजवा दिया। और मैंने सुना है कि विद्वानों, पंडितों और मौलवियों को भी अपने दरबार में बुलाकर उनसे ज्ञान की बातें करता है। हाँ जी, टीपू अपने पिता की तरह बेपढ़ा लिखा थोड़ा ही। सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब धर्मों की इज्जत करता जी। अच्छी बात। हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं करता। तूने सुना क्या? क्या? अरे खुद देखा कि हिंदुओं के त्योहार में कितनी खुशी से टीपू शरीक हुआ था जी। हाँ जी सुना, हाल ही में ये मंत्री पूर्णैया के यहाँ हवन पर गया। अरे तो इसमें ताज्जुब का कौन सा बात है? टीपू सुल्तान के महल में कितने हिंदू पुरोहित और जोशी आजकल वहीं डारा डाल कर रहते जे। ऐसा? हाँ, टीपू सुल्तान की तरफ से वो यज्ञ, हवन, जप सब करते जे। कृष्णैया। हाँ वीरैया, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे टीपू सुल्तान को लंबी उम्र दे। मैं भी यही प्रार्थना करता जे वीरैया। कृष्णैया। लेकिन यार ये अंग्रेज कौम का कोई भरोसा नहीं। सच्ची बात। अब तक ये जो करते आए ना, उसकी वजह से उन पर एकदम यकीन नहीं करना चाहिए जी। खैर टीपू सुल्तान ने तो कुछ सोच कर सुलह किया होगा ना। कृष्णैया जी, अब अगर अंग्रेज ने सुलह तोड़ी तो समझो कि टीपू सुल्तान भी उन्हें बख्शने वाला नहीं है। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश। अगले दिन सिराजुद्दौला का कटा हुआ सर हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया। पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, एस.एम. जहीर, सुभाष गुप्ता, जाकिर हुसैन, योगेंद्र टिक्कू, इंद्रजीत, प्रवीण शर्मा और सुचित्रा गुप्ता। कल इसी समय इस धारावाहिक की चौथी कड़ी प्रसारित की जाएगी।